अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। हम आगे चलते हैं और हम अपना आज का सबक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है यूज़ ऑफ दियर। दियर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो दियर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है आज के वक्त में, या पुराने ज़माने में, या अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि दियर का माना क्या होता है। दियर का माना होता है वहाँ। ठीक है, दियर का मतलब होता है वहाँ। तो दियर का एक माना होता है वहाँ। ठीक, दियर का एक माना था वहाँ, और दियर का दूसरा माना होता है कुछ भी नहीं, यानी माना ही नहीं होता है जुमले में। लेकिन एक्चुअल माना दियर का होता है वहाँ। लेकिन कभी कभी ये जुमले में इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका कोई माना नहीं होगा। तो अगर हम लफ्ज़ दियर को वहाँ के माने में लें तो इसकी मिसाल होगी जैसे गो दियर, वहाँ जाओ। आप कहेंगे आई वॉज वेटिंग फॉर यू देयर, कि मैं तुम्हारा या आपका वहां पर इंतजार कर रहा था। आप कहेंगे योर ब्रदर वॉज देयर, कि आपका या तुम्हारा भाई वहां पर था। तो गोया कि देयर का एक इस्तेमाल किया हुआ, देयर का पहले इस्तेमाल हुआ कि हम इसको वहां के माने में, जगह के माने में इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम लफ्ज देयर को जगह के माने में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वहां पर जो है तर्जुमा करेंगे, देयर का माना वहां पर लाएंगे वहां। ठीक है, आप इसका माना नहीं छोड़ सकते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि जब हम लफ्ज दियर को वहां के माने में इस्तेमाल करेंगे तो हम इसको शुरू में भी ला सकते हैं और लास्ट में भी ला सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि वहां एक पेड़ था, तो आप कह सकते हैं देयर वॉज अ ट्री, और आप ये भी कह सकते हैं अ ट्री वॉज देयर। आप कहना चाहते हैं कि वहां कोई है, तो आप कहेंगे देयर इज समवन। आप ये भी कह सकते हैं समवन वॉज देयर, यहां पे इस कर सकते हैं आप, समवन इज देयर, कि वहां पर कोई है। तो जब भी आप लफ्ज देयर को वहां के माने में लेंगे तो आपके लिए जरूरी है, यानी वहां के माने में लेने का मतलब जगह के माने में लेना। ठीक है, तो जब भी आप लफ्ज दियर को किसी जगह के माने में लेंगे तो आपके लिए जरूरी है कि आप अगर तर्जुमा कर रहे हैं या आप समझ रहे हैं कोई बोल रहा है, तो आप लफ्ज वहां को अपने जहन में लेंगे या लिखेंगे। और इस सूरत में आप लफ्ज दियर को शुरू में भी ला सकते हैं और लास्ट में भी ला सकते हैं। तो गोया कि लफ्ज दियर का पहला इस्तेमाल हुआ कि हम इसको वहां के माने में इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज दियर का दूसरा माना कुछ भी नहीं होता है, यानी सिर्फ इस्तेमाल होगा, हम सुनेंगे सामने वाला बोलेगा तो, या हम लिखेंगे अगर हम लिखना चाहते हैं तो, या किताब में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इनका हम माना नहीं अदा करेंगे। और इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं? इसको हम इस्तेमाल करते हैं नाउन के साथ, या जो है प्रिडिकेट ना हो या ऑब्जेक्ट ना हो। तो इसके बारे में लोगों ने मुख्तलिफ बातें कही हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जब किसी जुमले में नाउन यानी इसम या सब्जेक्ट ना हो, इसी तरह से ऐसा जुमला जिसमें प्रिडिकेट ना हो या ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं ये ना हो, तो इस सूरत में हम जो है लफ्ज दियर का इस्तेमाल करते हैं। तो अपने अपने हिसाब से लोगों की बातें सही हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अगर हम देखेंगे तो खास तौर पर नाउन के साथ होता है। नाउन यानी इसम के साथ होता है, और इसमें सब्जेक्ट का तायुन सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, खास तौर पर अगर किसी नाउन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसके साथ ए लगा हुआ है, या एन जुड़ा हुआ है, या सम जुड़ा हुआ है, या मच जुड़ा हुआ है, या मेनी जुड़ा हुआ है, या फ्यू जुड़ा हुआ है, अगर कोई ऐसा जुमला है जिनमें सब्जेक्ट यानी नाउन का तायुन नहीं हो पा रहा है, जैसे लफ्ज ए है, ये गैर मुतय्यन चीज है ना, अपेन, इसमें तायुन नहीं हो पा रही है। ठीक है, सम वन, इसमें भी तायुन नहीं हो पा रहा है। तो इस सूरत में हम नाउन के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? दियर इस्तेमाल करेंगे। तो मिसाल के तौर पर आप कहेंगे देयर इज अ रिवर इन माई विलेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। ठीक है, नाउन के साथ ए जुड़ा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? देयर इज अ रिवर इन माई विलेज। आप यहाँ से देख सकते हैं सो मेनी ट्रीज, यहाँ पर मेनी ट्रीज, यहाँ पर मेनी, इसमें भी तायुन नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, सो देयर वर सो मेनी ट्रीज इन माई गार्डन, कि जब मेरा बागीचा था पहले ज़माने में, पिछले ज़माने में, तो बहुत ज़्यादा पेड़ थे उसमें। उसके बाद है देयर विल बी अ बुक इन माई कार, की हो सकता है कि मेरी गाड़ी में एक किताब हो, जाके ले लो वहां से। ठीक है, तो क्या पता चला कि लफ्ज देयर का इस्तेमाल हम नाउन के साथ करते हैं, खास तौर पर वो नाउन जो
ए या एन या सम या मच या मेनी या अफ्यू वगैरह ऐसे अल्फाज से जुड़ा हो जो तायुन नहीं करते हैं। ठीक है, मच से तायुन नहीं हो पा रहा है, फिक्स नहीं हो पा रहा है, मेनी से भी फिक्स नहीं हो पा रहा है, सम से भी फिक्स नहीं हो पा रहा। कुछ लोग यहाँ पर तायुन नहीं हो पा रहा ना, तो इसी को कहते हैं तायुन ना हो पाना, यानी मुतय्यन, यानी शनाख्त ना हो पाना, यानी क्लियर ना हो पाना। आप कह सकते हैं कि कौन है, कौन मुराद है। तो जब वो नाउन आए जुमले में जो क्लियर ना हो, ठीक है, तो इस सूरत में हम वहां पर देयर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इसका इस्तेमाल है उस नाउन के साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, हमेशा आप क्या पढ़ें, सब्जेक्ट कब आता है, सब्जेक्ट आता है शुरू में, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सब्जेक्ट यानी नाउन को हेल्पिंग वर्ब के बाद लाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में भी हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे देयर आर 3 स्मॉल होटल्स इन माई सिटी, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे जो है शहर में 3 छोटे होटल्स हैं। दूसरी मिसाल है देयर आर 30 स्टूडेंट्स माई क्लासरूम, कि मेरे क्लासरूम में 30 स्टूडेंट हैं, 30 तलबा या तालिबात हैं। देयर वर 100 पीपल इन द प्रोग्राम हॉल स्टडी, कल जो प्रोग्राम हुआ था उस प्रोग्राम के हाल में 100 लोग थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 स्मॉल होटल्स, 30 स्टूडेंट्स, 100 पीपल्स, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है या नाउन बन रहा है, लेकिन इसको आप हेल्पिंग वर्ब के बाद ला रहे हैं, राइट, देयर आर। तो इस सूरत में आप हेल्पिंग वर्ब से पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो आप कहेंगे देयर आर 3 स्मॉल होटल्स इन माई सिटी, कि मेरे शहर में या मेरे गांव में या मेरे इलाके में 3 छोटे छोटे होटल्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 होटल्स, 30 स्टूडेंट्स, 100 पीपल, ये आपका असल में सब्जेक्ट है। ठीक है, इनके बारे में बात हो रही है, इनके बारे में खबर दे रहे हैं, लेकिन चूंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद आए हुए हैं इसलिए हमने यहाँ पर दियर का इस्तेमाल किया। तो इनका मतलब ये हुआ कि लफ्ज दियर को जब हम किसी माने में नहीं लेते हैं, और याद रखें कि यहाँ पर आप दियर का तर्जुमा नहीं करेंगे कि वहां मेरे गांव में इतने होटल हैं, इस तरह का तर्जुमा नहीं करेंगे। आप तर्जुमा करेंगे कि मेरे गांव में 3 छोटे छोटे होटल हैं, मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट है। आप उर्दू में भी नहीं कहते हैं कि वहां मेरे क्लास में 3 स्टूडेंट हैं या 100 स्टूडेंट हैं, आप उर्दू में भी नहीं कहते हैं, तो इंग्लिश में भी आप नहीं कहेंगे। तो इस तरह के जो जुमले होंगे उनमें हम लफ्ज देयर का इस्तेमाल करेंगे। ये रही बात। दूसरी बात कि जब प्रीडिकेट या ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन आ जाए। यहां पर आपने क्या सीखा, अभी तक आपने सीखा कि हम लफ्ज देयर को शुरू में ला रहे हैं ना, देयर आर 3 स्मॉल होटल्स, देयर आर 30 स्टूडेंट्स, देयर वर 100 पीपल। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने लफ्ज देयर को शुरू में इस्तेमाल किया है। अगर इससे पहले की मिसाल देखें, इसमें भी आपने देयर इज अ रिवर, देयर वर सो मेनी ट्रीज, देयर विल बी अ बुक, यहाँ पर सब जगह पर आपने शुरू में इस्तेमाल किया है किसको, देयर को। लेकिन लफ्ज देयर को आप बीच में भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी प्रीडिकेट है, जो कुछ खबर है उस वाले में, यानी आखिरी जो हिस्सा जुमले का, उसमें कोई प्रीपोजिशन हो। जैसे कि आप कहेंगे देयर आर 3 स्मॉल होटल्स इन माई सिटी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन माई सिटी, यहाँ पर इन है, ये क्या है, इन प्रीपोजिशन है। ठीक है, इन प्रीपोजिशन है, माई सिटी आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, या आप प्रीडिकेट भी कह सकते हैं जो इसी का हिस्सा है। तो आप कहेंगे देयर आर 3 स्मॉल होटल्स इन माई सिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन आया हुआ है। तो इस सूरत में आप लफ्ज देयर को शुरू में भी ला सकते हैं और आप अलग जगह भी ला सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 3 स्मॉल होटल्स आर देयर इन माई सिटी। आप क्या कहेंगे, 3 स्मॉल होटल्स आर देयर इन माई सिटी। आप कह सकते हैं इन माई सिटी देयर आर 3 स्मॉल होटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप शुरू में भी ला सकते हैं, बीच में भी ला सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जब आपने देर को पढ़ा था, जिसको आप जगह के माने में ले रहे थे, वहां का माना दे रहे थे, तो उसको आप शुरू में भी ला सकते हैं और लास्ट में भी ला सकते हैं। लेकिन इसमें आपको शुरू में लाना होगा या आप बीच में लाएंगे। कब लाएंगे, इसी प्रीपोजिशन से पहले। ठीक है, इन माई सिटी, देयर इन माई सिटी। ठीक है, तो गोया कि देयर आर 3 स्मॉल होटल्स इन माई सिटी, इस तरह के जुमले को आप इस तरह भी कह सकते हैं 3 स्मॉल होटल्स आर देयर इन माई सिटी। आप कह सकते हैं इन माई सिटी देयर आर 3 स्मॉल होटल्स। लेकिन अगर हम इसको इन माई सिटी को हज़फ कर दे, सिर्फ कहें देयर आर 3 स्मॉल होटल्स,
तो आपको यही कहना पड़ेगा, लफ्ज़ देयर को शुरू ही में लाना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते हैं कि थ्री स्मॉल होटल्स आर देयर, तो माना अलग हो जाएगा, वहां पर ज़रूरी हो जाएगा कि वहां आपका कहेंगे, ठीक है। ये मकाम जगह का माना दे देगा कि वहां पर जो है 3 छोटे छोटे होटल हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो ये सारी बातें थी दियर के इस्तेमाल के बारे में। हमने क्या बताया? हमने बताया कि लफ्ज़ दियर को हम 2 माने में इस्तेमाल करते हैं। पहला जगह के माने में इस्तेमाल करते हैं वहां, दूसरा इसका कोई माना नहीं होता है। अगर हम लफ्ज़ जगह के माने में इस्तेमाल करें तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे शुरू में भी और आखिर में भी, और लाजिम है कि हम वहां का माना अदा करें। लेकिन जब हम लफ्ज़ दियर को वहां के माने में इस्तेमाल ना करें, कोई माना ना दे, तो इसको हम खास तौर पर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे नाउन के साथ जिससे जुड़ा हो ए या एन या ऐसे वर्ड जो तायुन के लिए नहीं होते हैं। इसी तरह से इनको हम ऐसे नाउन या ऐसे सब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। तो इस तौर पर इनका जो स्ट्रक्चर होगा, हम लफ्ज़ वहां वाले की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो है जिसको हम नाउन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉजिटिव में इसका स्ट्रक्चर होगा दियर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे देयर इज अ किंग इन अ विलेज, कि एक गांव में एक राजा है। आप इसको वाज भी कर सकते हैं, देयर वाज अ किंग इन अ विलेज, कि एक गांव में एक राजा था। आप इसको कह सकते हैं देयर विल बी अ किंग इन अ विलेज। यहाँ पर मिसालें दे रहा हूं एक ही चीज को लेकर के, ताकि सारी बातें वाजे हो जाएं, ठीक है, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज अ किंग इन अ विलेज, की एक गांव में एक राजा है, ये प्रेजेंट की मिसाल हुई। देयर वाज अ किंग इन अ विलेज, एक गांव में एक राजा था। देयर विल बी अ किंग इन अ विलेज, एक गांव में एक राजा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर देयर, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इसी के बारे में बात हो रही है, अदर वर्ड्स यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। आप चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन आया हुआ है अदर वर्ड्स में या प्रीडिकेट में या ऑब्जेक्ट में, आप यहाँ कह सकते हैं इन अ विलेज देयर इज अ किंग। ओके, इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अ किंग इज देयर इन अ विलेज, ठीक है। लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है जो अहम है। एक ही चीज आप लें, इंशाल्लाह बाकी चीजें आपको खुद ब खुद आ जाएंगी। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका पॉजिटिव में, यानी जिसमें नहीं पाया गया। पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं ना पाया जाए। आगे हम बात करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव का मतलब होगा वो जुमले जिसमें नहीं पाई जाए, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लफ्ज देर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट या नो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक चीज आपको नहीं मिल सकती है कि यहाँ पर नॉट क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, नो भी आ गया है। तो आप इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे, जिनको इंशाल्लाह हम अभी आपको बताएंगे आखिर में कि नॉट कब इस्तेमाल करेंगे और नहीं कब इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपसे गलती ना हो। तो सबसे पहले आप जो है इस्तेमाल करेंगे दियर, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे नॉट या नो, नहीं का माना अदा करने के लिए। उसके बाद आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उसके बाद आप दीगर वर्ड्स यानी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या प्रीडिकेट के जो दीगर हिस्से उनको आप इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे देयर इज नो किंग इन दैट विलेज, देयर इज नो किंग इन दैट विलेज, यानी उस गांव में कोई राजा नहीं है। देर वॉज नो किंग इन दैट विलेज, उस गांव में कोई राजा नहीं था। अब यहाँ पर वहां कोई राजा नहीं था हम नहीं कहेंगे। देयर विल बी नो किंग इन दैट विलेज, उस गांव में कोई राजा नहीं होगा। यहाँ पर भी हम देर का तर्जुमा वहां से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने वो सारी चीजें फॉलो की है। लफ्ज देयर को हमने पहले इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया जमाने के हिसाब से, उसके बाद हमने नोट या नो को इस्तेमाल किया। हमने यहाँ पर नो इस्तेमाल किया, इसकी एक वजह है जिसको हम आगे बताएंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है किंग किंग किंग, उसके बाद अदर वर्ड्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव है इसलिए हमने नो को इस्तेमाल किया, ठीक है। तो वही सेम फार्मूला है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नो आता है यहाँ पर जो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, एक ही खाका अगर आप समझ गए होंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, कोई नई चीज नहीं इसमें। तो ये आपका नेगेटिव हुआ। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसका अपना स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहला है हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देयर हम लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई जुमला लफ्ज क्या ही से शुरू हो जाए तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, बल्कि डायरेक्टली हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, इंट्रोगेटिव का। अब मिसालें देखते हैं, जैसे आप कहेंगे हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्लासरूम, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में कितने लोग हैं। हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कितने लोग थे। हाउ मेनी पीपल विल बी इन द देयर इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में कितने लोग होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड हाउ मेनी,
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब ये पूरा मिला करके हाउ मेनी पीपल बन रहा है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक। उसके बाद आप सकते हैं देयर इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद चूंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यही पीपल ही डायरेक्ट सब्जेक्ट बन जा रहा है, हाउ मेनी पीपल इसके साथ मिल जा रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं किया। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो है अदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी पीपल, ये पूरा मिलाकर के सब्जेक्ट बन रहा है, कितने लोग, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हैं आर वर विल बी। उसके बाद दियर आप देख सकते हैं दियर दियर दियर, चूंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, पीपल ही सब्जेक्ट था लेकिन इसी से जुड़ गया है सवाल से, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बाद हमने अदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है इंट्रोगेटिव का, यही पुराना स्ट्रक्चर है, बस इसमें लफ्ज दियर के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमारे लिए जरूरी का कि हम लफ्ज दियर को यहाँ पर इस्तेमाल करें। अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की सेंटेंस को कहते हैं, उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें नहीं भी पाया जाए और सवाल भी किया जाए, तो उसका भी वही सेम स्ट्रक्चर होगा, बस हमें लफ्ज नॉट या नो को इस्तेमाल करना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दियर, उसके बाद नॉट या नो का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो दीगर वर्ड्स हैं जुमले में उनको इस्तेमाल करेंगे। तो इस तौर पर हमारा ये खाका है और ये मिसालें हैं, चूंकि ये मिसालें ऐसी हैं जो लफ्ज़ क्या से शुरू हो रही हैं, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट शुरू किया है। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर नहीं आया हुआ है, इसका आप ख्याल रखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर देयर नो वन इन द क्लासरूम, वर देयर नॉट 5 पीपल इन द गार्डन, विल देयर नो वन बी इन द ऑफिस एट दैट टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है सारे के सारे में, दियर यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर नो आया हुआ है, ठीक है। तो नो आप यहाँ देख सकते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि जो है वन है, यहाँ पर पीपल है, यहाँ पर भी वन है, उसके बाद अदर वर्ड्स आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है और ये नेगेटिव का है, इसमें नेगेटिव का माना पाया जा रहा है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वही पुराना ही स्ट्रक्चर है, अगर आपने एक स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा। तो ये सारी बातें हैं देयर के इस्तेमाल के बारे में, और मैंने आपको स्ट्रक्चर इसलिए बता दिया ताकि जब आप तर्जुमा करें तो आपको दिक्कत ना हो। अब हम आगे बातें करेंगे कि लफ्ज़ नो या नॉट में क्या फ़र्क है, हम नो कब इस्तेमाल करेंगे या नॉट कब इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या बताया नॉट या नो। तो नो का इस्तेमाल हम ऐसे नाउन के साथ करते हैं जिसमें डायरेक्टली नाउन हो, कोई आर्टिकल यानी ए या एन ना हो, ठीक है। कोई ऐसा जुमला जिसमें ए या एन सब्जेक्ट के साथ ना हो तो वहां पर हम नो इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे देयर वॉज नो किंग इन दैट विलेज, देयर वॉज नो किंग इन दैट विलेज, कि उस गांव में कोई भी राजा नहीं था। तो आम तौर पर नो का जो इस्तेमाल होता है कहीं पर भी आप जाएंगे तो ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, नाउन के साथ खास है नो का इस्तेमाल। खास तौर पर इस जुमले में देयर के साथ की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो जो है ऐसे नाउन के साथ इस्तेमाल होगा जिससे पहले ए या एन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो किंग, और इसका काम क्या होता है, ये मुकम्मल तौर पर नफी कर देता है, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी राजा नहीं है, ये माना यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो देयर वाज नो किंग इन दैट विलेज, कि उस गांव में कोई भी राजा नहीं था। तो आपको ये जानना है कि लफ्ज नो का इस्तेमाल हम नाउन के साथ यानी इसम के साथ करते हैं, खास तौर पर अगर उसके साथ ए या एन ना लगा हो। तो ये रही बात नो की। अगर हम नॉट की बात करें तो आम तौर पर लफ्ज नॉट का इस्तेमाल वर्ब के साथ खास है, नो का इस्तेमाल नाउन के साथ है, लेकिन वर्ब का इस्तेमाल नॉट का इस्तेमाल वर्ब के साथ होगा। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे आई डू नॉट लाइक दैट पर्सन, कि मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक के साथ नॉट इस्तेमाल हुआ है। कभी कभी हम नॉट को नाउन के साथ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ लाजिम है कि ए या एन हो, ठीक है, या द हो। जैसे आप कहेंगे देयर वॉज नॉट अ गुड रीजन फॉर दिस, देयर वॉज नॉट अ गुड रीजन फॉर दिस, कि जो मामला चल रहा है इसके लिए कोई अच्छी वजह नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ गुड रीजन, यहाँ पर गुड रीजन पूरा मिला करके नाउन बन रहा है और इसके साथ ए जुड़ा हुआ, इसलिए हमने नॉट इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर ए को हटा दें तो हम कहेंगे देयर वॉज नो गुड रीजन। अगर हम यहाँ पर ए को हटा दें तो हम कह सकते हैं देयर इज और देयर वाज और देयर विल बी, तीनों जमानों में नो गुड रीजन आप कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब आ जाएगा तो जरूरी है कि आप नॉट इस्तेमाल करें। तो आप कहेंगे देयर वाज नॉट अ गुड रीजन फॉर दिस, कि ये जो बात चल रही है, जो मामला है, इसकी कोई खास वजह नहीं थी, बस छोटी सी बात रही होगी, उस पर लोग झगड़ पड़े, जो भी बात हो, ठीक है। तो ये सारी बातें नो या नोट के बारे में थी।
अब हमें एक चीज और जाननी है, वो चीज ये है कि अगर विल बी आ जाए तो क्या हम नो को बी से पहले लाएंगे या उसके बाद लाएंगे, इसी तरह से नॉट को कब इस्तेमाल करेंगे। तो हमने अभी तक आपको क्या बताया, हमने आपको यही पढ़ाया है कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो जाए तो हम नॉट को जो लिखेंगे वो जो बकिया हिस्से हैं उनसे पहले लिखेंगे। लेकिन लेकिन यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि लफ्ज नो के साथ ऐसा नहीं किया जाएगा। लफ्ज नो को पहले नहीं लिखा जाएगा बल्कि बाद में लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें विल बी, अगर कहीं पर आता है तो हम नो को बी के बाद लिखेंगे, ना कि बी से पहले, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, इसके उल्टा है, ये नॉट के उल्टा है इस मामले में। तो अगर हम कोई ऐसा जुमला कहते हैं जिसमें नो हो और विल भी आया हुआ हो, या ऐसे हेल्पिंग वर्ब हो जो दो या दो से ज्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल हो, तो उनको हम बाद मिलाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम विल बी को लें और हम कोई जुमला कहें, जैसे हम कहें विल बी, तो हम नो को जो है विल बी के बाद लाएंगे। ठीक है, जैसे हम कहेंगे देयर विल बी नो किंग इन दैट विलेज, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि नो को हमने विल के बाद नहीं लाया है बल्कि बी के बाद लाया, यानी पूरा हेल्पिंग वर्ब कहने के बाद हमने नो का इस्तेमाल किया है। तो क्या जुमला होगा, जुमला होगा देयर विल बी नो किंग इन दैट विलेज। इसी तरह से अगर कोई आप जुमला कहते हैं जो इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे विल देयर बी नो किंग इन दैट विलेज। आप कैसे कहेंगे, विल देयर बी नो किंग इन दैट विलेज। आप नहीं कहेंगे विल देयर नो बी किंग इन दैट विलेज। अगर आप जो है बी को नो के बाद लाते हैं तो यह आपका जुमला गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ख्याल रखना है कि लफ्ज नो को जो नाउन है उसके साथ ही आपको जोड़ करके बयान करना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं विल बी नो किंग, इसी तरह से नो किंग। ठीक है, दोनों मिसालों में अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों मिसालों में हमने जो है नो को सब्जेक्ट के साथ जोड़ रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो किंग एंड नो किंग। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉट की बात करें तो ये होगा विल नॉट बी। ठीक है, ये नॉट के साथ खास है। तो जैसे कि आप कहेंगे देयर विल नॉट बी अ किंग इन दैट विलेज, आप कहेंगे विल देयर नॉट बी अ किंग इन दैट विलेज। तो पता क्या चला कि नो और नॉट में एक फर्क और भी है, और फर्क किया है, वो फर्क ये है कि इनको कब इस्तेमाल किया जाए। तो अगर हम नो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा हम नो को जो है नाउन के साथ ही लाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉट इस्तेमाल करते हैं तो इसी सूरत में हम नॉट को जो बकिया हिस्सा हेल्पिंग वर्ब का उससे पहले लाएंगे, जैसा कि आप यहाँ मिसालों पर देख सकते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, विल बी उसके बाद नो, इसी तरह से विल नॉट उसके बाद भी। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, इसके इस्तेमाल में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। खुलासा कलाम क्या है, आज हमने पढ़ा था देयर के बारे में, और मैंने बताया कि देयर के दो इस्तेमालात हैं। पहला लफ्ज़ वहाँ के माने में और दूसरा इसका इस्तेमाल किसी माने में नहीं होता है। अगर हम लफ्ज़ वहाँ की बात करें यानी मकाम या जगह की तायन के लिए, तो इसको हम शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं देयर वाज अ ट्री, वहाँ पर एक दरख्त था। आप कह सकते हैं अ ट्री वाज देयर, वहाँ पर एक दरख्त था। इस तरह से आप कह सकते हैं देयर इज समवन, वहाँ पर कोई है, या समवन वाज देयर, वहाँ पर कोई था। तो जब हम लफ्ज़ देयर को वहाँ के माने में इस्तेमाल करेंगे तो हम इनको दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल देयर का होता है किसी भी माने में नहीं, इसका कोई माना नहीं होता, सिर्फ जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं नाउन के साथ, या प्रिडिकेट में कोई कमी हो, दिक्कत हो, या ऑब्जेक्ट में कोई खला पाया जाए, तो इसी सूरत में हम जो है देयर का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर देयर का इस्तेमाल ऐसे नाउन या ऐसे शब्द के साथ करते हैं जिसके साथ ए या एन या सम या मच या मेनी या फ्यू जुड़ा हो, यानी ऐसे नाउन या ऐसे सब्जेक्ट जिनका तयन ना हो सके, जो मुतय्यन ना हो, तो ऐसे नाउन के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, देयर का इस्तेमाल करते हैं। और देयर जैसे मिसाल है देयर इज़ अ रिवर इन माई विलेज, कि मेरे गांव में एक नदी है। इसका दूसरा इस्तेमाल हम ऐसे नाउन के साथ भी करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आए। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे देयर आर 30 स्टूडेंट्स माई क्लासरूम, कि मेरे क्लासरूम में 30 स्टूडेंट हैं। तो अगर हम देयर के इस्तेमाल की बात करें तो इसको हम शुरू में ही इस्तेमाल करते हैं इस माने में, इस कॉन्टेक्स्ट में जिसका हम कोई माना नहीं देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जुमले में जो प्रिडिकेट होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसमें अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो इसको हम उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं देयर आर 3 स्मॉल होटल्स इन माई सिटी। आप ये भी कह सकते हैं 3 स्मॉल होटल्स आर देयर इन माई सिटी। आप ये भी कह सकते हैं इन माई सिटी देयर आर 3 स्मॉल होटल्स। तो तीनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी हालत में।
आगे हमने पढ़ा था कि देयर का स्ट्रक्चर क्या होगा, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। सबसे पहले हम देयर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। उसके बाद नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम देयर इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट या नो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर देयर, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर जो है दीगर वर्ड्स। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देयर, उसके बाद नॉट, उसके बाद नो, दोनों में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। आगे हमने बताया कि नो या नॉट में क्या फर्क है। तो नो के बारे में हमने बताया कि नो का इस्तेमाल ये खास है नाउन के साथ, ठीक है। और लफ्ज़ नो जब किसी इसम के साथ खास हो जाए तो मुकम्मल तौर पर उसको रिजेक्ट कर देता है, नफी कर देता है, खत्म कर देता है उसको, ठीक है। और खास तौर पर जब नाउन के साथ कोई आर्टिकल ना हो, यानी ए या एन इस्तेमाल ना हो, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहेंगे देयर वाज नो किंग इन दैट विलेज, उस गांव में कोई भी राजा नहीं था, ये माना होगा। अगर हम नॉट की बात करें तो ये भी नाउन के साथ इस्तेमाल हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि इस नाउन या सब्जेक्ट के साथ लफ्ज ए या एन जुड़ा हुआ हो। जैसे आप कहेंगे देयर वाज नॉट अ गुड रीजन फॉर दिस, कि इसकी कोई खास वजह, कोई अच्छी वजह नहीं मिल सकी, ठीक है। ये बात है नाउन के इस्तेमाल के साथ। लेकिन अगर हम बात करें नॉट की, तो नॉट का इस्तेमाल अक्सर या ज्यादातर ये वर्ब के साथ है, और नो का इस्तेमाल ये नाउन के साथ है। तो इनके फर्क को आपको जानना चाहिए ताकि आपसे गलती ना हो इस्तेमाल करने में। अब हम ग्रामर की एक्सरसाइज करेंगे, और ग्रामर की एक्सरसाइज ये बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक एक जुमले हैं, सब कुछ आपको पढ़ा दिया गया है। माय नेम इज़ रियाज एंड आई एम फ्रॉम डुमरियागंज। तो यहाँ पर आपको एक एक जुमले के हिसाब से करना है। गर्चे एक पैराग्राफ है, लेकिन इसी तरह से आपका पूरा पैराग्राफ बनता है, जुमले से ही मिलकर पैराग्राफ बनता है, ठीक है। और तो आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेंगे, बहुत आसान है। आप जब इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह तो आप कर ले जाएंगे। तो इनको आपको उर्दू में करना होगा, और इस आपके लिए उर्दू से इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करनी, और आपको उर्दू से इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करनी, इसलिए हमने उर्दू से इंग्लिश के लिए भी इंतजाम कर रखा है। और ये भी बहुत ही आसान है, जो कुछ आपको पढ़ाया गया है वही सारी चीज़ें इसमें आपको फॉलो करनी है, शुरू से आखिर तक सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये होमवर्क करना है। बहुत ही आसान है। आप एक एक जुमले के हिसाब से इसका तर्जुमा करेंगे, गर्चे पैराग्राफ की शक्ल में है, लेकिन असल में एक जुमला है। मेरा नाम ज़करिया है, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरे अब्बू का नाम जाकिर हुसैन मदनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक जुमले हैं, न कि पूरा पैराग्राफ है। तो आप इसको देख के बिल्कुल भी घबराएंगे और डरेंगे नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इंजॉय किया आज का लेसन। अब हम आगे चलते हैं और अपना ग्रामर का एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम सीखेंगे जो है उर्दू में तर्जुमा, ठीक है। वो बहुत आसान है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। तो इसी तरह से देखिए कि अभी हमारी 15 ही क्लासें हुई, लेकिन माशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा कि आप माशाल्लाह मतलब पैराग्राफ का तर्जुमा करने जा रही है। बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो धीरे धीरे इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि कम दिनों में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा फालतू की बातें यहाँ नहीं लाऊंगा कोर्स में, ओके। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना उर्दू का तर्जुमा। इसमें आप लोग मैच करेंगे, जिसमें से पहला है माई नेम इज रियाज एंड आई एम फ्रॉम डुमरियागंज। कहेंगे माई नेम इज रियाज, ये एक सेंटेंस है। तो हम कहेंगे मेरा नाम रियाज है, एंड और आई एम फ्रॉम डुमरियागंज, कि मैं डुमरियागंज से हूँ, ओके। तो माई नेम इज रियाज एंड आई एम फ्रॉम डुमरियागंज, मेरा नाम रियाज है और मैं डुमरियागंज से हूँ। आगे बात हो रही इट इज अ टाउन, ये एक शहर है, यानी डुमरियागंज के बारे में बात हो रही है कि ये एक शहर है। इट इज इन डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिद्धार्थनगर भी लिख सकते हैं। तो कहेंगे इट इज इन डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, कि ये जिला सिद्धार्थनगर में है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और पूरा मिलाकर के आपका ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट बन रहा है। उसके बाद है देयर आर मेनी हाउसेज इन माई विलेज, कि मेरे गांव में बहुत सारे घर हैं, मेरे गांव में बहुत सारे घर हैं। यहाँ पर आपको वहाँ नहीं कहेंगे कि वहाँ मेरे गांव में बहुत सारे घर हैं, क्योंकि यहाँ पर देयर का माना नहीं अदा किया जाएगा। उसके बाद है देयर आर 2 बिग इस्लामिक कॉलेजेस, कि वहाँ आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ वहाँ आप कहेंगे यहाँ पर, तो कहेंगे देयर आर 2 बिग इस्लामिक कॉलेजेस, वहाँ पर 2 इस्लामिक कॉलेजेस हैं। चूँकि यहाँ पर इन माई विलेज आ चुका है, इसलिए यहाँ में हमने देयर का तर्जुमा नहीं किया, ठीक है। मेरे गांव में जो है बहुत सारे घर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप करेंगे देयर आर 2 बिग इस्लामिक कॉलेजेस, कि वहाँ पर
दो बड़े घर हैं, यहाँ पर आपको ज़रूरी हुआ करना, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो माना अदा नहीं होगा। कहेंगे कि 2 इस्लामिक कॉलेजेस हैं, क्या मतलब? तो थोड़ा सा खला पाया गया ना, तो उसी खला को पुल करेंगे, आप कहेंगे देयर, वहाँ, यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। उसके बाद आगे है देयर इज़ अ बिग इस्लामिक कॉलेज फॉर गर्ल्स एज वेल। एज वेल का मतलब होता भी, ठीक है। तो देयर इज़ अ बिग इस्लामिक कॉलेज फॉर गर्ल्स एज वेल, तो कहेंगे वहाँ पर लड़कियों के लिए भी एक बड़ा इस्लामिक कॉलेज है। उसके बाद आगे है देयर आर नियरली 6 बिग मॉस्क इन माई विलेज। तो हम कहेंगे कि मेरे गांव में, चूंकि यहाँ पर इन माई विलेज आ चुका है इसलिए हम देयर का तर्जुमा नहीं करेंगे बॉस, तो कहेंगे देयर आर नियरली 6 बिग मॉस्क इन माई विलेज, कि मेरे गांव में तकरीबन 6 बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं या बड़ी मस्जिदें हैं। 2 बार भी आप कह सकते हैं, बिग मॉस्क, बड़ी बड़ी मस्जिदें या बड़ी मस्जिदें। तो आप कहेंगे देयर आर नियरली 6 बिग मॉस्क इन माई विलेज, कि मेरे गांव में तकरीबन 6 बड़ी मस्जिदें हैं। अब यहाँ पर आप देयर का तर्जुमा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इन माई विलेज आ चुका है। उसके बाद हम कहेंगे देयर इज अ बिग टेम्पल एज वेल। हम कहेंगे वहां पर एक मंदिर भी है। एज वेल का मतलब भी, टेम्पल का मतलब मंदिर, ठीक है। अगर आप कहना चाहते हैं देयर इज अ बिग टेम्पल एज वेल, तो आप कह सकते हैं एक बड़ा मंदिर भी है। बिग टेम्पल का मतलब बड़ा मंदिर, मंदिर चूंकि मुज़क्कर इस्तेमाल होता है इसलिए बड़ा मंदिर कहेंगे। तो यहाँ पर आप देयर इज का तर्जुमा ना करें तभी चल सकता है, बिग टेम्पल एज वेल, कि देयर इज अ बिग टेम्पल एज वेल, एक बड़ा मंदिर भी है। लेकिन अगर आप देयर आर 2 बिग इस्लामिक कॉलेजेस, अगर यहाँ पर नहीं करेंगे देयर का तर्जुमा तो थोड़ा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आ जा रहा है एज वेल, ठीक है। एज वेल आ जा रहा है, भी का माना दे रहा है, तो ये जो एज वेल है ना, ये जोड़ देता है इस जुमले को इस वाले से, ठीक है। इस जुमले को जोड़ देता है इस वाले से कि एक बड़ा मंदिर भी है। लेकिन अगर आप कहें देयर आर 2 बिग इस्लामिक कॉलेजेस, अगर आप कहें कि 2 बड़े इस्लामिक कॉलेजेस हैं, तो आप देख सकते हैं कि खला पाया गया, आपको खुद अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे देयर का तर्जुमा करेंगे, जरूरी हो जाएगा। लेकिन इसमें चूंकि एज वेल आ गया है, जोड़ देता है कि एक बड़ा मंदिर भी, तो इसका मतलब एक बड़ा मंदिर भी है मेरे गांव में, ये मतलब हो रहा है। उसके बाद कहेंगे देयर इज अ रिवर, वहां एक नदी है। इट्स नेम इज राप्ती, इसका नाम राप्ती है। इट इज अ वेरी बिग रिवर, तो हम कहेंगे ये एक बहुत बड़ी नदी है। उसके बाद माई विलेज इज वेरी नीट एंड क्लीन, तो हम कहेंगे मेरा जो गांव है वो बहुत साफ और सुथरा है। उसके बाद पीपल इन माई विलेज आर हाईली एजुकेटेड, तो पीपल इन माई विलेज आर हाईली एजुकेटेड का मतलब होगा कि मेरे गांव के लोग वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, आला तालीम याफ्ता हैं। हाईली एजुकेटेड, आला तालीम याफ्ता, या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद सम ऑफ देम आर फ्रॉम द सेम विलेज, कि उनमें से कुछ लोग उसी गांव के हैं, यानी डुमरेगंज ही में उनके पैदाइश वगैरह हुई, यह मतलब है। सो सम ऑफ देम आर फ्रॉम द सेम विलेज, कि कुछ लोग उसी गांव के हैं। वाइल, जबकि सम ऑफ देम आर फ्रॉम अदर विलेजेस, कि दूसरे जो लोग हैं, सम ऑफ देम, कुछ लोग उनमें से, आर फ्रॉम अदर विलेजेस, कि वो लोग दूसरे गांव से, यानी कुछ लोग शहर में आके बस जाते हैं ना गांव देहात से, तो यहाँ पर वही कहना चाह रहा है कि कुछ लोग उसी गांव के हैं, यानी उनकी पैदाइश वहीं पर हुई, वही असली हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे गांव से आकर बसे हैं डुमरियागंज के अंदर। तो ये ट्रांसलेशन है, ये तर्जुमा है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए आसान रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं है। जो कुछ आपको पढ़ाया गया है उसी का एतबार करते हुए मैंने ये आपको होमवर्क दिया है। तो अगर आपको अपने गांव के बारे में बात करनी है तो आप ये स्ट्रक्चर ले सकते हैं स्पीकिंग में। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो जाहिर सी बात है मैं यही सारी बातें बताऊंगा, स्पीकिंग में भी यही बताऊंगा। अगर कोई बोल दे लिखने के लिए तो लिखूंगा भी यही। तो इससे क्या पता चला कि आप स्पीकिंग में यही चीज इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आपको टॉपिक दे दिया जाए कि आप अपने गांव के बारे में बताएं तो आप यही पैटर्न अपनाएंगे। अलबत्ता जुमले अलग अलग होंगे, अल्फाज अलग होंगे, अपने गांव के हिसाब से आप उसको बताएंगे। तो गोया कि हमने आपको एक तरीका बता दिया कि आप कैसे अपने गांव के बारे में लिखेंगे और कैसे बोलेंगे। तो इस चीज को आप अभी से ही फॉलो करना शुरू कर दें ताकि आगे चल कर के एक अच्छे स्पीकर बने या एक अच्छे राइटर बने। अब हम आगे चलते हैं और हम दूसरा पैराग्राफ लेते हैं जो कि उर्दू में है, इसकी हमें इंग्लिश करनी है और इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। पहला जुमला है मेरा नाम जकरिया है। कहेंगे मेरा नाम, माई नेम
जकरिया है इज जकरिया, माई नेम इज जकरिया। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। ओके, क्लियर है। मेरे अब्बू का नाम जाकिर हुसैन मदनी है। तो कहेंगे द नेम ऑफ माई फादर या माई फादर्स नेम, दोनों आप कह सकते हैं कोई एक। तो आप कहेंगे माई फादर्स नेम या द नेम ऑफ माई फादर, मेरे अब्बू का नाम इज जाकिर हुसैन मदनी। तो आप कहेंगे मेरे अब्बू का नाम जाकिर हुसैन मदनी है, द नेम ऑफ माई फादर इज जाकिर हुसैन मदनी या माई फादर्स नेम इज जाकिर हुसैन मदनी। उसके बाद मैं जिला बस्ती से हूँ। तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्ती या बस्ती डिस्ट्रिक्ट, आप दोनों कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्ती या बस्ती डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो मैं जिला बस्ती से हूँ, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्ती, ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप बस्ती लाके फिर डिस्ट्रिक्ट लाते हैं तो भी सही होगा। तो हम कहेंगे मैं जिला बस्ती से हूँ, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्ती। ठीक है, क्लियर है ये। मेरे गांव का नाम गांधीनगर है। कहेंगे द नेम ऑफ माई विलेज इज गांधीनगर, द नेम ऑफ माई विलेज, मेरे गांव का नाम इज है गांधीनगर, गांधीनगर। उसके बाद आप कहेंगे मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। तो आप कहेंगे माई फैमिली इज वेरी बिग, माई फैमिली, मेरी फैमिली बहुत बड़ी, वेरी बिग है इज, तो माई फैमिली इज वेरी बिग, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। उसके बाद मेरी फैमिली में 8 लोग हैं। तो यहाँ पर वही वाला होगा, देयर का इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे देयर आर 8 पीपल इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में, इन माई फैमिली 8 लोग, 8 पीपल हैं, देयर आर। तो चूंकि 8 ये प्लूरल है इसलिए हमने आर इस्तेमाल किया। तो कहेंगे मेरी फैमिली में 8 लोग हैं, देयर आर 8 पीपल इन माई फैमिली, कि मेरी फैमिली में 8 लोग हैं। उसके बाद आगे कह रहा मैं, मेरे वालिदैन, 2 भाई और 3 बहनें, ये आपकी फैमिली है। ठीक है, तो कहेंगे आई, कुछ लोग यहाँ पर मी बोलते हैं, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, मी और आई। मेरे वालिदैन, माई पेरेंट्स, 2 भाई, 2 ब्रदर्स और 3 बहनें एंड 3 सिस्टर्स, राइट। उसके बाद मेरे वालिद एक डॉक्टर हैं। तो आप कहेंगे माई फादर इज अ डॉक्टर, और मेरी माँ एक नर्स है, ये अलग जुमला हो जा रहा, तो कहेंगे एंड मेरी माँ एक नर्स है, माई मॉम इज अ नर्स। उसके बाद मेरा घर बहुत बड़ा है। तो आप कहेंगे माई हाउस इज वेरी बिग, माई हाउस इज वेरी बिग, मेरा घर बहुत बड़ा है। उसके बाद है उसमें 4 बड़े बड़े कमरे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप कहेंगे देयर आर 4 बिग रूम्स, और इसमें इन इट आप कर सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ देयर आर कर देते हैं तो वहां का माना पाया जा रहा है। तो आप कहेंगे देयर आर 4 बिग रूम्स, की वहां पर यानी उसमें यही माना हो रहा है। तो आप कह सकते हैं उसमें 4 बड़े बड़े कमरे हैं, देयर आर 4 बिग रूम्स, या आप कह सकते हैं देयर आर 4 बिग रूम्स इन इट, इन इट भी आप ला सकते हैं, लेकिन देयर आर ही काफी है, इसलिए आपको जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे उसमें 4 बड़े बड़े कमरे हैं, देयर आर 4 बिग रूम्स। उसके बाद उसमें एक बड़ा किचन भी है। तो आप कहेंगे देयर इज अ बिग किचन एज वेल, देयर इज अ बिग किचन एज वेल, कि उसमें एक बड़ा किचन भी है। ओके, आगे है मेरे किचन में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल है, मेरे किचन में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल है। तो मेरे किचन में, इन माई किचन, एक मीन्स अ, बड़ा सा मीन्स बिग, यू कैन से बिग, बड़ा सा वही माना है, बड़ा या बड़ा सा। डाइनिंग टेबल विसे डाइनिंग टेबल, तो कहेंगे मेरे किचन में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल है, देयर इज अ बिग डाइनिंग टेबल इन माई किचन, देयर इज अ बिग डाइनिंग टेबल इन माई किचन। चूंकि आप देख सकते हैं इन माई किचन, इसलिए आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं इन माई किचन देयर इज अ बिग डाइनिंग टेबल। ओके, आप कह सकते हैं अ बिग डाइनिंग टेबल इज देयर इन माई किचन, जैसा कि हमने आपको रूल बताया है कि जब
ऑब्जेक्ट में या प्रिडिकेट में इन आ जाए तो हम इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो वही हमने आपको यहाँ पर 3 तरीके बताए। तो गोया कि आप एक इस सेंटेंस को 3 तरीके से बना सकते हैं। देयर इज अ बिग डाइनिंग टेबल इन माई किचन, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, इन माई किचन देयर इज अ बिग डाइनिंग टेबल, या आप कह सकते हैं अ बिग डाइनिंग टेबल इज देयर इन माई किचन। उसके बाद है उसका रंग काला है, तो कहेंगे इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स कलर इज ब्लैक, इसका रंग काला है। उसके बाद मेरा घर बहुत साफ सुथरा है, तो आप कहेंगे माई होम या माई हाउस इज वेरी नीट एंड क्लीन, माई हाउस इज वेरी नीट एंड क्लीन, कि मेरा घर बहुत साफ सुथरा है। तो ये आपकी इंग्लिश है। तो अगर आपको कहा जाए कि आप अपने फैमिली के बारे में बताएं, अपने घर के बारे में बताएं, तो आप ये पैटर्न ले सकते हैं। बहुत ही सादा सा है, लेकिन इसमें बुनियादी बातें हैं। आप इसको इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि मैंने तर्जुमा किया, या बोलेंगे तो आप यही सारी बातें बोलेंगे। तो गोया कि अब आपको स्पीकिंग में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक। उम्मीद करता हूँ कि ये भी सबक आपके लिए मुफीद रहा होगा। अब इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।